लाइफ सबकी एक जैसी नहीं होती। कोई गरीब फैमिली में जन्म लेता है तो कोई अमीर में। गरीब या अमीर फैमिली में जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं होता, पर गरीबी में ही मर जाना हमारे हाथ में होता है। कुछ लोग अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से अपनी पूरी लाइफ बदल कर रख देते हैं। आज एंटरप्रेन्योर स्टोरीज पर हम लेकर आए हैं ऐसे ही एक लड़के की कहानी जिसने अपनी मेहनत से 22 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। हम बात कर रहे हैं लुई विटॉन के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है 1821 से, जब लुई विटॉन का जन्म फ्रांस के छोटे से गांव अंचै के गरीब परिवार में हुआ था। लुई के पिता छोटे से किसान थे और जब वो 10 साल के हुए तब उनकी मां का देहांत हो गया था, जिसके कुछ दिनों बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लुई की सौतेली मां उनसे बहुत काम कराती थी, जिस वजह से उनकी लड़ाई होती रहती थी। जब लड़ाई बढ़ने लगी तो लुई ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और रातों रात लुई घर छोड़कर पेरिस की तरफ निकल पड़े। उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो लुई पैसे कमाने के लिए कस्बों में जाकर कपड़े के कारखाने, लकड़ी और लेदर आदि की फैक्ट्रियों में काम करने लगे। इन कामों से वे ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पा रहे थे, पर उनकी स्किल में 360 डिग्री इम्प्रूवमेंट होता जा रहा था। इन कारखानों में काम करके लुई इतने ही पैसे कमा पाते थे जिनसे कि उनका पेट भर जाए, और वे रात में कभी रोड पर तो कभी जंगल में भी एक कंबल के सहारे सो जाया करते थे। उस टाइम तक पेरिस तक रेलवे शुरू हो गई थी, जिससे सूटकेस की डिमांड बढ़ती जा रही थी। पेरिस पहुंचते ही लुई ने काम ढूंढना शुरू कर दिया। वैसे अब तक लुई के पास वुडन और लेदर के कामों में अच्छी स्किल आ गई थी, जिस वजह से लुई को एक सूटकेस मेकिंग कंपनी में जॉब मिल गई। इस कंपनी में कस्टम मेड सूटकेस भी बनाए जाते थे। यहाँ से लुई अच्छा कमाने लगे थे और इस कंपनी में काम करने के दौरान लुई ने अमीर लोगों से अच्छी जान पहचान बना ली थी। लुई कस्टमर के बीच बहुत फेमस होते जा रहे थे, यहाँ तक कि फ्रांस की रानी को भी लुई के बनाए बैग बड़े पसंद आते थे और उन्होंने लुई को अपने पर्सनल बॉक्स मेकर भी अपॉइंट कर लिया था, जो कि उस टाइम किसी भी बॉक्स मेकर के लिए बहुत सम्मान की बात थी। लुई ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम किया था, पर लुई बहुत आगे का सोचते थे। वे बस यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी सारी सेविंग को इकट्ठा करके पेरिस में एक शॉप ओपन कर दी थी और यहाँ से शुरू हुई एलवी ब्रांड की कहानी। लुई ने उस टाइम के सूटकेस में एक प्रॉब्लम नोटिस की। पहले सूटकेस लेदर के होते थे और ऊपर से गोल हुआ करते थे ताकि सूटकेस के ऊपर पानी ना रुके, पर ऊपर वाली साइड गोल शेप में होने की वजह से सूटकेस को एक के ऊपर एक रखना मुश्किल होता था, जिससे वो बहुत जगह गिर जाया करते थे। फिर लुई ने बहुत से मटेरियल पर टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने पाया कि कैनवस मटेरियल सूटकेस मेकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होने के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी था। फिर लुई ने अपने बैग्स में यही मटेरियल यूज करना स्टार्ट कर दिया और बॉक्स को ऊपर से भी रेक्टेंगुलर बनाना शुरू कर दिया। इससे सूटकेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब तक लुई बहुत फेमस हो गए थे और जैसे ही उन्होंने ये सूटकेस सीरीज लॉन्च की, वो तुरंत ही हिट हो गई थी। लुई ने अपने प्रोडक्ट्स का कैटलॉग भी बनवा लिया था, जिससे कस्टमर्स को प्रोडक्ट को जानने में आसानी होती थी। लुई के सूटकेस अमीर लोगों में बहुत फेमस हो गए थे। इन बैग को स्टेटस सिंबल माना जाने लगा था। उनके बैग पूरे वर्ल्ड में फेमस होते जा रहे थे। लुई के पास दूसरे देशों की रॉयल फैमिलीज के भी बहुत ऑर्डर आया करते थे। धीरे धीरे लुई का काम बढ़ता ही जा रहा था और वे अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे थे। फिर लुई ने पेरिस के बाहर भी एक अपनी वर्कशॉप डाली, जहां उन्होंने 20 एम्प्लॉय भी हायर किए। धीरे धीरे वर्ल्ड में ट्रैवलर बढ़ते जा रहे थे, जिससे लुई के कस्टमर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। पर दोस्तों, कहते हैं ना, अच्छे वक्त की एक बुरी बात होती है कि वो बदलता बहुत जल्दी है, और लुई का भी अच्छा दिन ज्यादा टाइम तक नहीं चला। 1870 में फ्रांस पर्शिया वॉर स्टार्ट हो गई थी। इसके चलते लुई को अपना घर छोड़कर बंकर में रहने जाना पड़ा। जब 1871 में वॉर खत्म हुई, लुई अपने घर वापस लौटे तो उनकी पूरी दुकान तहस नहस हो चुकी थी और सारे औजार भी चोरी हो गए थे। मतलब उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी, पर उन्होंने इससे हार नहीं मानी और अपनी सारी सेविंग बिजनेस को शुरू करने में लगा दी। वॉर की वजह से पेरिस में बहुत सारी शॉप खाली थी और रेंट भी काफ़ी कम था, तो लुई ने पेरिस के पॉश एरिया में शॉप ले ली, जहां से पेरिस रेलवे स्टेशन और ग्रैंड होटल दोनों ही 5-5 मिनट की दूरी पर थे। लुई ने एक न्यू सूटकेस डिज़ाइन बनाया, जिसमें उन्होंने ब्राउन कैनवास का यूज़ करा और उस पर ब्राउन स्ट्रिप थी, जो कि दिखने में बहुत एलिगेंट थी। इस डिज़ाइन को कई और ब्रांड ने कॉपी करने की कोशिश की, पर एलवी के बैग की क्वालिटी के आगे बाकी ब्रांड के बैग बहुत ही लो क्वालिटी लगते थे। और अगले 20 सालों तक वे अपनी शॉप पर काम करते रहे और 72 साल की उम्र में लुई दुनिया छोड़कर चले गए। पर उनके बेटे जॉर्ज ने बिजनेस को संभाला। जॉर्ज एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेसमैन थे। वे अपने बिजनेस को इंटरनेशनल करना चाहते थे, जिसके लिए वे यूएसए के बिजनेस फेयर में गए।
जहां उनकी मुलाकात जॉन वानामेकर से हुई, जिन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर और MRP टैग का इन्वेंशन भी करा था। फिर जॉन वानामेकर के साथ मिलकर जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में एक शॉप ओपन कर दी। 1896 में अपने पिता की याद में जॉर्ज ने कंपनी को रजिस्टर कराया और LV का फेमस लोगो भी बनाया और सब बैग्स पर प्रिंट कराना शुरू कर दिया। ये लोगो का डिज़ाइन लोगों को काफ़ी पसंद आया। फिर जॉर्ज के बाद उनके बेटे गस्तोन ने बिजनेस संभाला। गस्तोन ने नए नए बैग लाइनअप स्टार्ट करा, जैसे डे टू डे हैंड बैग कीपाल, वाइन कैरी करने का बैग नोवा, कोको चैनल एडिशन बैग अल्मा, जो कि सुपर सक्सेसफुल रहा और ये बैग बहुत फेमस होते जा रहे थे। अल्मा एडिशन तो आज भी LV का बेस्ट सेलर है। गस्तोन भी अपने पिता की तरह बिजनेस को पूरे USA में एक्सपैंड कर रहे थे, पर जैसे ही सब अच्छा चलने लगा था तभी वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई और जिसके चलते उनको सारी शॉप बंद करनी पड़ी। पर कहा जाता है गस्तोन ने नाजी के साथ मिलकर काम करा और अपनी कुछ शॉप्स को ओपन रखा उससे कि वो सरवाइव कर पाएं, और ये LV की डार्क हिस्ट्री का पार्ट भी है जिसके बारे में LV कंपनी चुप ही नजर आती है और वर्ल्ड वॉर के टाइम के सारे डॉक्यूमेंट भी LV द्वारा मिटाए जा चुके हैं। पर अपने बिजनेस को जिंदा रखने के लिए गस्तोन से जो बन पड़ा उन्होंने वो किया। फिर वॉर खत्म होने के बाद LV का बिजनेस पहले की तरह चलने लग गया। अब गस्तोन भी बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने बिजनेस अपने 3 बेटों को हैंडओवर कर दिया, पर वो तीनों में बन नहीं पाती थी तो उन्होंने अपने सिस्टर के हस्बैंड हेनरी को कंपनी का हेड बना दिया। वो पहले से ही एक बिजनेस चला रहे थे, पर LV को हैंडल करने के लिए उन्होंने पुराना बिजनेस बेच दिया। हेनरी LV का बिजनेस को होलसेल से रिटेल में ले जा रहे थे, जिससे अगले 6 सालों में LV की सेल 20 मिलियन से 260 मिलियन हो गई थी। उन्होंने 1984 में LV को पब्लिक कर दिया। अब हेनरी ने LV के स्टोर पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर दिए थे, जिससे 1987 आते आते LV की सेल $1 बिलियन पहुंच गई थी। हेनरी ने लग्जरी वाइन ब्रांड मोएट एस्चांडोन एंड हेनेसी के साथ पार्टनरशिप कर ली थी और अब इस जॉइंट वेंचर का नाम LVMH रख दिया था। पर हेनरी की मोएट एस्चांडोन एंड हेनेसी ब्रांड के ओनर के साथ बन नहीं रही थी, जिस वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए बर्नार्ड आर्नोल्ड को LVMH में इनवाइट करा। पर यह हेनरी के लिए गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि बर्नार्ड ने LV के सीक्रेटली 43% शेयर परचेज कर लिए थे और MH के ओनरशिप की हेल्प से LVMH पर कंट्रोल बना लिया था। गुस्से में आकर हेनरी ने कंपनी का कंट्रोल वापस लाने के लिए कोर्ट में केस कर दिया, पर उससे कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट ने फैसला बर्नार्ड के फेवर में कर दिया। इस सब ड्रामे के चलते LV की सेल डाउन होती जा रही थी और अब मीडिया इस ब्रांड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। फिर LV की 100 साल की एनिवर्सरी पर ब्रांड ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैब करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे ब्रांड की सेल बढ़ने लग गई थी। अनलाइक अदर्स LV लीडर्स, बर्नार्ड को बहुत एग्रेसिव बताया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ ही सालों में 60 से 70 लग्जरी ब्रांड एक्वायर करे। अभी उनकी नेटवर्थ $180 बिलियन है, जो कि उन्हें वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बनाता है। 1997 में मार्क जैकोब को LV का क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया गया था। उन्होंने LV का ड्रेस लाइनअप लॉन्च करा, साथ ही न्यू हैंडबैग सीरीज भी लॉन्च की, जो कि बहुत सक्सेसफुल रही। मार्क जैकब ने LV को वॉचेस, ज्वेलरी और सनग्लासेस में भी एक्सपेंड कर दिया था। पर कुछ टाइम बाद मार्क जैकब ब्रांड से अलग हो गए और खुद का ही एक ब्रांड लॉन्च कर दिया। LV ब्रांड में कॉपी प्रोडक्ट की बहुत प्रॉब्लम पहले से आ रही है। LV ने अपनी एक बहुत बड़ी लॉ सूट फर्म भी रखी है, जो कि कॉपी के प्रोडक्ट को कंट्रोल करती है। एक बार LV ने गूगल सर्च पर फेक प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए गूगल पर भी केस कर दिया था, पर गूगल ने दलील दी कि वो अपने सर्च रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वही दिखाते हैं जो कस्टमर सर्च करता है, और इस प्रकार गूगल केस जीत गया। एक बार LV ने सुप्रीम के साथ कोलैब करके नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करे, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे। LV सुप्रीम के कोलैबोरेशन में बना बैग $1,25,000 का सेल होता है और हुडी $5,000 की बिकती है। LV को 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर यह ब्रांड स्लो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लुई विटॉन के स्टोर आज लगभग वर्ल्ड के हर शहर में अवेलेबल हैं और उनका 2022 का रेवेन्यू $56 बिलियन रहा। दोस्तों, आप LV के बारे में क्या सोचते हो? क्या LV के प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड हो रहे हैं या उनकी क्वालिटी के हिसाब से LV के प्रोडक्ट का प्राइस जस्टिफाइड है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।